सीधे गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती फ्रंट से आप 9 बजे की एक खास पेशकश देख रहे हैं, क्योंकि बैटल ग्राउंड जीरो जहां पर गुजरात की पावर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, हमारी मौजूदगी वहीं पर है और हम आपको गुजरात की इसी पॉलिटिक्स की पल पल की अपडेट देंगे। लेकिन इसके साथ ही बात होगी चांदनी चौक की, जहां पर भीषण आग लगी हुई है और आग को बुझाने का काम अब भी जारी है। इस आग से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही बात मनीष सिसोदिया के एक बड़े बयान की होगी। किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चांदनी चौक में लगी आग की। तो चांदनी चौक में इस वक्त 40 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जो वहां पर आग बुझाने का काम कर रही हैं। भागीरथ पैलेस इलाके में यह आग लगी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी मार्केट बताई जाती है। ये कहा जा रहा है कि आग देर रात लगी, जब वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने दमकल को इन्फॉर्म किया। वहां पर 40 दमकल की गाड़ियां पहुंची और उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हो गया। बिल्डिंग फटेगा भाई। ये कौन सी दुकान है? आग की उठती लपटें, धू धू कर जलती दुकान, आग के साथ दरवाजों खिड़कियों के चटकने की आवाज। दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में एक है चांदनी चौक और आग की ये तस्वीर है चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस बाजार की। भाई बहुत तगड़ी आग लगी है। फैंसी लाइट्स की दुकान में आग रात करीब 9:30 बजे लगी। तस्वीरें देखिए, आग किस कदर विकराल है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन संकरे रास्ते की वजह से दमकल गाड़ियों को आग वाली दुकान तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क पर फुटपाथ के लिए बने डिवाइडर को तोड़कर किसी तरह दमकल गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया गया। आग की लपटें उठी तो सबसे पहली चिंता ये हुई कि कहीं उस दुकान में कोई फंसा तो नहीं है जहां आग लगी है। ये शोरूम्स है सारे। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसा? नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भागीरथ प्लेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। यहाँ फैंसी लाइट के शोरूम है, इलेक्ट्रिकल मार्केट है। उसने का मतलब है सर कि उसमें कोई लोग अंदर थे नहीं थे, इसका कोई आइडिया लग पाया? नहीं, अंदर कोई भी नहीं था अभी, क्योंकि तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारा वाइंड अप हो जाता है और ये लगी है 9 बजे के आसपास। तो 9 बजे तक तो कोई भी नहीं होता दुकानों में, और उस टाइम जब होता है तो उसके बाद तो फिर टाइम लगेगा कंट्रोल करने में। आग की लपटें भयावह थी। दमकल की 18 गाड़ियां पूरी रात आग बुझाने में लगी रही। आग की खबर पाकर बीजेपी नेता विजय गोयल रात में ही मौके पर पहुंच गए। सारे चांदनी चौक में मोटी मोटी तारें झूल रही हैं और इस बारे में प्रशासन को काफी चुस्त कहा गया, किंतु कुछ नहीं हो रहा है जी। यहाँ शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया, जिसका काम ही ये था कि ये सारी इसकी प्लानिंग की जा सकती थी। इस रोड के अंदर भी सारे सिस्टम चैनल के नीचे डाले हुए हैं, पर वो काम नहीं कर रहे हैं जी। तो चांदनी चौक में एक मोटी तारों के कारण आग लगने की प्रॉब्लम है, जो बाद में दोबारा और लगेगी। चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्त बाजारों में है। आग लगना एक हादसा है, लेकिन इसे रोकने के लिए इंतजाम रखना प्रशासन का काम है। राहत की बात इतनी है कि आग रात में लगी। दिन के व्यस्त समय में आग लगती तो नुकसान माल के साथ जान का भी हो सकता था। अभिषेक आनंद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे चांदनी चौक से, जहां पर आग लगी है। अरविंद, देखिए जिस तरीके से विजय गोयल कह रहे हैं, हमेशा से ये दिक्कत रही है चांदनी चौक की। लंबे लंबे मोटे मोटे तार वहां पर झूलते रहते हैं, सकरी गलियां हैं। ये तो गनीमत की बात रही कि एक ऐसा वक्त आग लगी जब वहां पर दुकानों में कोई मौजूद नहीं था। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए विजय गोयल जो कह रहे थे, आपको बताऊं चांदनी चौक का रेनोवेशन भी हुआ था, बावजूद इसके पुरानी दिल्ली के गलियों की हालत आप बेहद अच्छे से जानती होंगे नेहा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये भागीरथी पैलेस है, इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा मार्केट पुरानी दिल्ली का है। और देखिए तकरीबन कल 9 बजे के लगभग आग लगी थी
10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। दुकानें जलकर के खाक हो गई हैं। सीरियस कैटेगरी का ये फायर अब बताया जा रहा है। 40 से ज्यादा गाड़ियां हैं और हालत यह है कि ये दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। कुछ शॉप्स भी क्षतिग्रस्त हो गए, जो दुकानें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फायर के जो कर्मी हैं वो दूसरी बिल्डिंग से सामने की बिल्डिंग की तरफ बौछार कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जब पानी की बौछार होती है तो मलबा वो नीचे की तरफ गिरता है। लगातार 40 से ज्यादा दमकल के जो कर्मी हैं वो 40 से ज्यादा गाड़ियां लगी हुई है आग बुझाने में। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। जरा नीचे ये मलबा दिखाएं अब से आपको, ये जो पत्थर का टुकड़ा ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल जब पानी की बौछार होती है तो मलबा नीचे की तरफ गिर जाता है। ये हालत यहाँ पर लगातार बनी हुई है और हालत यह है कि इमारत काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और इस वजह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। जो दिल्ली फायर सर्विस के लोग हैं वो काफी डरे सहमे भी हैं इसकी, क्योंकि जो आग भी बुझाना है। जो अधिकारी हैं हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, किस कैटेगरी की आग है? देखिए, इसको सीरियस कैटेगरी की किया गया है और इसमें रात में 40 से ज्यादा हमारी गाड़ियां थी और 150 के करीब स्टाफ लगा हुआ था। इस वक्त भी हमारी 22 गाड़ियां हैं और हमने फायर फाइटिंग रोबोट्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया है। बिल्डिंग डेंजरस है, अभी भी गिर रही है। बिल्डिंग गिर रही है? बिल्डिंग के पोर्शन गिरता है, बिल्डिंग पूरी कोलैप्स नहीं होती। कभी कोई छज्जा गिर जाता है, कभी छत गिर जाती है, कभी बालकनी या पैरापेट वॉल गिर रही है। तो इसके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी की जान को खतरा ना हो, किसी को चोट ना लगे, हम आसपास की जो बिल्डिंग है, जो सुरक्षित बिल्डिंग है, उनके ऊपर अपने कर्मचारियों को भेजकर वहां से फायर फाइटिंग हम करें। ये देखिए, ये आपने सुना, ये जो फायर के अधिकारी। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अभी भी कई इमारतों से धुआं उठ रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वहां ये है कि सकरी गाड़ियां हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही हैं। बात करेंगे अब श्रद्धा मर्डर मामले की, जिसमें कल आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। 50 से ज्यादा सवाल आफताब पर दागे गए, जिसमें उसके पेरेंटल बैकग्राउंड से लेकर उसके दोस्तों के बारे में, श्रद्धा से उसकी रिलेशनशिप के बारे में, ये तमाम सवाल पूछे गए। लेकिन आफताब को बुखार होने की वजह से आज ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या आज भी सवालों का ये सिलसिला पॉलीग्राफ टेस्ट में जारी रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है उसे पूरी तरीके से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब ये पॉलीग्राफ टेस्ट संभव हो सकता है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कह रहा है आफताब का मेडिकल टेस्ट? क्या वो फिट है आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए? देखिए, कल रात जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो उस समय उसको हल्का सा फीवरिश था वो, और उससे पहले जब वो यहाँ पर लाया गया था तब भी उसका ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन थोड़ी देर के बाद, करीब 35 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू किया गया। ऐसे में आज भी जब भी यहाँ पर लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो पहले मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्या फीवर तो नहीं है, और सब कुछ सही होने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद ही उसको पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक और बात भी है नेहा, क्योंकि तीसरा दिन हम कहेंगे, तीसरी बार अगर आता है आफताब यहाँ पर, तो ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो अब तक सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब क्या सेटिस्फाइड करने वाले थे या फिर नहीं थे। और कल जब आफताब से लगातार बातचीत की जा रही थी तो ऐसे में कई बार आफताब ने उन बातों को रिपीट नहीं किया जो उसने पहली बार में जवाब दिए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए मशक्कत या दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को और ज्यादा सही तरीके से करने के लिए तीसरी मर्तबा भी जो है वो आफताब को यहाँ पर लाया जाएगा और वही क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी जो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार में रिपीट करने के प्रावधान के तौर पे किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात भी रहेगी कि तमाम सवालों के जवाब जो आफताब दे रहा है उसमें कहा जा रहा है ऑफिशियल के सोर्सेज के द्वारा कि जब भी उससे सवाल पूछा जाता है हिंदी में तो उसका जवाब इंग्लिश में आता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि वो 1 लाइनर या 2 लाइनर ही जवाब दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझा रही हैं कि यह पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया फिलहाल थोड़ी लंबी खिंचती नजर आ रही है। अमूमन ये होता है कि 2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन आफताब के केस में ये तीसरे दिन तक पहुंची है। कल भी करीब 9 घंटे तक आफताब जो है एफएसएल में रहा, पहले दिन भी करीब 3.5 घंटे रहा, और अगर आज आता है तो आज भी ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है क्या वो मेडिकल फिट है। अगर एग्जामिन किया जाएगा और उसमें सब कुछ सही रहता है तभी आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। जी
कल किस तरीके के सवाल वरुण उससे किए गए, उससे कोई जानकारी हासिल हुई या फिर नहीं हुई, या फिर एक तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर नहीं आता हुआ दिख रहा है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट से जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है और शायद अब फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बहुत ही शातिर तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब अपने आप को बैठा हुआ है। लगातार जब भी क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जब आप एग्जामिन करते हैं मेडिकल, उसके बाद करीब 20 या 25 मिनट जो है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको बैठना पड़ता है, वहां पर बातचीत करनी पड़ती है, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया में आपको जाना पड़ता है। तो बहुत ही आसानी से जो है वो आफताब इस प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट में बैठता है और जब भी उससे सवाल पूछा जाता है तो बड़े आसानी से वो जवाब दे रहा है, लेकिन बहुत समझदारी के साथ, 1 या 2 लाइन के साथ। यानी सीधे तौर पे हम कहें ये टेक्निक जो अपनाता है वो बेहद शातिर अपराधियों की कैटेगरी में आता है। एफएसएल खुद ये मान के चल रहा है कि आफताब से सवालों के जवाब निकालना निश्चित तौर पे इसलिए परेशानी वाले हैं क्योंकि आफताब कई बार कई चीजों को रिपीट करता है और कई बार नहीं करता है, कई बार मुस्कुरा देता है, कई बार जो है वो हिंदी के आंसर इंग्लिश में देता है, कई बार 1 या 2 लाइन के आंसर दे रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया में ये तमाम जो शातिरपना आफताब दिखा रहा है, शायद यही वजह है कि तीसरे दिन भी उसको यहाँ पर लाया जाएगा और तीसरे दिन भी वही सारे सवालों को रिपीट किया जाएगा जो पहले और दूसरे दिन किए जाए हैं। एक और सवाल उठता है कि आखिर आफताब ने अब तक जो जवाब दिए हैं उससे कितना दिल्ली पुलिस सेटिस्फाइड है या ठीक है वरुण, आप नजर बनाए रखिए। ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है और तमाम जो जवाब दिए जा रहे हैं इस वक्त आफताब की ओर से वो पुलिस को और ज्यादा उलझा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और मामला जो पुलिस को उलझा रहा है फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर एक सूटकेस में शव की बरामदगी हुई है और इस पूरे मामले से उस इलाके में सनसनी फैल गई। जहां इस सूटकेस को पाया गया वहां इस वक्त अब पुलिस तमाम सबूतों को तलाश रही है कि आखिरकार किसने ये सूटकेस वहां छोड़ा होगा। अब बात मनीष सिसोदिया की करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इन्होंने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है और आरोप ऐसा वैसा नहीं बल्कि हत्या की साजिश का है। मनीष सिसोदिया एक ट्वीट के जरिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप सांसद मनोज तिवारी पर लगाया है। इस पूरे मामले में अब एलजी ने पुलिस कमिश्नर से संज्ञान लेने के लिए कहा है। तो ट्वीट के जरिए ये आरोप लगाया गया है। ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर यह लिखा है कि सांसद मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची है और इस पूरे ट्वीट को देखते हुए अब एलजी ने पुलिस कमिश्नर को संज्ञान लेने के लिए कहा है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए कोई ऐसा वैसा आरोप तो है नहीं, सीधे तौर पर हत्या की साजिश का आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। एमसीडी इलेक्शंस में अब कुछ भी बाकी ऐसा रह नहीं गया अमित जो ना हो। पहले तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे भ्रष्टाचार को लेकर और अब हत्या की साजिश। बिल्कुल सही कह रही है नेहा। अब जैसे जैसे एमसीडी चुनावों की तारीख करीब आती जा रही है, दिल्ली में जो राजनीतिक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं वो एस्केलेट हो रही है और हर दिन एक नया रूप ले रही है। हमने देखा किस तरह से पहले स्टिंग्स आए, अलग अलग तरह के वीडियोस लीक किए गए, विधायकों के पिटाई का भी वीडियो सामने आया, तो पार्षद कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई के वीडियो आए और अब ये सबसे बड़ा आरोप संभवतः अभी तक एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली में लगाया जा रहा है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है और इसका आरोप, इसके लिए निशाना वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर साध रहे हैं। साथ ही ये पूरा का पूरा बवाल नेहा इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि मनोज तिवारी जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली के और सांसद है दिल्ली से, उन्होंने ये चिंता जताई थी
कि जिस तरह से लोगों में गुस्सा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है टिकट बंटवारे को लेके और चाहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेके, उसकी वजह से और जिस तरह से उनके विधायकों की पिटाई हो रही है उसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेके उनको चिंता है। और इसी बयान के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक अग्रेसिव रुख अपनाया और मनीष सिसोदिया सीधा निशाना साध रहे हैं इस वक्त बीजेपी पर, मनोज तिवारी पे। और नेहा संभवतः आज के दिन, अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आज का दिन बढ़ेगा हम ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी लगातार संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है इस मुद्दे पे लेके और आरोपों को सब्सटैंशिएट करने के लिए कई सारे तर्क दे सकती है। देखना यह होगा कि बीजेपी असल में अपने बचाव में, मनोज तिवारी अपने बचाव में क्या कहते हैं। नेहा। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि एमसीडी चुनाव से एन पहले इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है वो दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स को अपने चरम पर ले आया है। एक और पावर पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं जो कि गुजरात में इस वक्त चल रही है, क्योंकि गुजरात में प्रचार के लिए महज 5 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, रैलियों का रेला लगा हुआ है और जो भी वादे इस वक्त किए जा रहे हैं वो दरअसल तमाम जनता को लुभाने के लिए। इनमें से एक वादा फ्री बिजली का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, जिस पर कल प्रधानमंत्री ने एक रैली में जबरदस्त तंज किया। उन्होंने कहा यह वक्त फ्री बिजली पाने का नहीं बल्कि बिजली से कमाने का है। फ्री बिजली दिल्ली में भी दे दी, पंजाब में भी दे दी, गुजरात के लोगों को भी बस 3 महीने इंतजार करना है, फिर फ्री बिजली मिलना चालू होगा। હવે આ સોલર આવી ગયું છે ને એટલે બધું મફતમાં છે। ये जमाना मुफ्त बिजली पाने का नहीं बल्कि बिजली से अपनी आय बढ़ाने का है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुफ्त बिजली के वादे का सीधा जिक्र किए बगैर पीएम मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी नीति साफ कर दी। उत्तर गुजरात के मोडासा शहर में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ उन्हें पता है कि लोग बिजली से कैसे पैसे कमा सकते हैं। हमारा तमे मोढेराનું વાંચ્યું હશે, મોઢેરાની અંદર આખું ગામ આપણે સૂર્ય શક્તિથી ચાલતું કરી દીધું છે। ઘેર ઘેર ઉપર છત ઉપર સોલાર પેનલો લગાવી છે, એટલે દરેક ઘરમાં પોતાનું જ વીજળીનું કારખાનું બની ગયું। મારે તો ગુજરાતમાં બધે જ આ કરવું છે, એટલે તમે વીજળી તો ઘરમાં મફત આવે જ, પણ વધારાની વીજળી તમે વેચીને કમાઈ કરી શકો, ઘેર બેઠા કમાણી થાય, વીજળીમાંથી કમાણી થાય, એ વાત તો મોદી જ કરી શકે। પહેલા कांग्रेस और आपके मुफ्त बिजली के वादे पर इशारों में हमला करते हुए पीएम मोदी ने मोढेरा की एक महिला का जिक्र किया कि वो किस तरह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपने घर में बिजली के उपकरणों को मुफ्त में चला रही है। हमने मैं मोढेरा में एक बेन जोड़े फोन पर बात करी, वे आ सूर्यनगरी કરીને તો હું આવી ગયો, પણ પછી શું અનુભવ છે? તો એમણે કહ્યું સાહેબ અમે તો હવે ઘરમાં એસી લાવવાનું નક્કી કર્યું છે, ફ્રીજ લાવવાનું નક્કી કર્યું છે। મેં કેમ? પૈસા તો કે હતા, પણ પહેલા ડરતા હતા મેં લાવતા, કારણ વીજળીનું બિલ એટલું બધું આવે તો આ રેફ્રિજરેટર અને આ એર કન્ડિશનર અમને પાલવે નહીં। લાવવાનો ખર્ચો તો પાલવે પણ રાખવાનો ના પાલવે। પણ હવે આ સોલાર આવી ગયું છે ને એટલે બધું મફતમાં છે, એટલે હવે તો અમે તો રેફ્રિજરેટર લાવવાના છીએ, એસી લાવવાના છીએ। पीएम मोदी ने कहा कि अब किसान सोलर पैनल से बिजली पैदा कर सकते हैं और उसे बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। હવે આપણે વીજળીના ક્ષેત્રમાં એક પરિવર્તન લાવી રહ્યા છીએ, અન્નદાતા ઉર્જાદાતા બને। ખેતરના શેડા ઉપર આપણે વાડ કરતા હોઈએ છીએ, વાડમાં 2 મીટર જમીન આપણી બગડે, 2 મીટર જમીન પડોશીની બગડે, વિના કારણે 4 મીટર જમીન આપણે બગાડી નાખતા હોઈએ। ત્યાં સોલર પેનલ લગાવવાની, તમારી આવશ્યક વીજળી તમારી સોલર પેનલમાંથી વાપરે, તમને વીજળી મફત મળે અને વધારાની વીજળી અમારી સરકાર ખરીદે લે। તમે જેમ અનાજ વેચો છો એમ વીજળી પણ વેચી શકો, એ દિશામાં કામ કરવાનું ચાલી રહ્યું છે। गुजरात चुनाव में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली का वादा किया है। आपकी तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली के वादे को शामिल कर रखा है। नरेंद्र भाई मोदी साहब नो इस दावे का अब पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है।
मुफ्त बिजली लेने की जगह बिजली से करो कमाई। 8 दिसंबर को पता चलेगा कि गुजरात के लोगों को बिजली से कमाई का मंत्र पसंद आया या मुफ्त बिजली का वादा। आज तक ब्यूरो। और गुजरात में मेरी मौजूदगी है, इसलिए आज का चुनावी लंच ब्रेक स्पेशल सीधे गुजरात से, जहां पर गुजरात के जायके के साथ साथ आपको दिखाएंगे लोगों का मिजाज। लेकिन इस बीच एक बार फिर से रुख कर लेते हैं गुजरात में चल रही पावर पॉलिटिक्स का, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की, आज अमित शाह की 4 रैलियां होनी है। लेकिन राहुल गांधी इस बीच भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद है एमपी में। उन्हीं को लेकर संबित पात्रा ने किस तरीके से वार किया है, सुनिए। मैं बार बार कहता हूं पीएम से मायने केवल प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं होता। पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। पीएम वही बनता है जो मेहनत करता है और पसीना बहाता है। और यह विषय बड़ा प्रधान गुजरात के सुपूत नरेंद्र मोदी जी ने हर चुनाव में सिद्ध किया है। उनके नेतृत्व में न जाने भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में कितने चुनाव जीते और गुजरात में तो सारा रिकॉर्ड उनके नेतृत्व में तोड़ा है। आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देखिए, न पसीना है न मेहनत है, न परिश्रम है न मेहनत है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना पसीने के कभी भी लोकतंत्र में चुनाव जीता नहीं जा सकता है। मात्र 3 सभाएं करने राहुल गांधी आए और सभाओं का आलम यह था कि खुद उनके भारत सिंह सोलंकी ट्रांसलेशन छोड़ के बीच में चले गए। खुद के लोग आज उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सीधे वडोदरा से। हिमांशु, देखिए, कांग्रेस तो ये कह रही है कि राहुल गांधी इतना पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा इतनी लंबी यात्रा है। इधर बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पीएम वही बनता है जो पसीना बहाता है और मेहनत करता है। यानी कि सीधे तौर पर गुजरात में राहुल गांधी की मौजूदगी ना होना उनके लिए एक बड़ा माइनस फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव में। देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए संबित पात्रा ने नेहा कल वडोदरा के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उन्होंने कहा था पीएम का मतलब होता है पसीना और मेहनत। जो ये करता है वही पीएम तक पहुंच पाता है, वही पीएम बनता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो आए और कैंपेन करे, क्योंकि राहुल गांधी अगर आते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो माहौल है इस वक्त वो कहीं ना कहीं फीका पड़ेगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी आए थे, 2 दिन उन्होंने प्रचार किया, 3 ही रैली की पूरे गुजरात चुनाव में। आप याद कीजिए 2017 के चुनाव में राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की थी, कितने रोड शो किए थे, और तब ऐसा लग रहा था कि जो मुकाबला है कांटे का है, और तब कांटे के रिजल्ट भी आए थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, वो 2 दिन के लिए जरूर आए, 3 रैलियां की, लेकिन उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधा राहुल गांधी पर निशाना भी साध रही है कि देखिए, आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। आप मैदान के बाहर जाके खेलेंगे, उसका खेल का कोई फायदा नहीं है। और यही कारण है कि राहुल गांधी, अब देखना यह है कि कब दोबारा गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि दूसरे राउंड के लिए भी वो 2 दिन के लिए यहाँ प्रचार के लिए आएंगे। लेकिन संबित पात्रा ने सीधा सवाल जो है वो राहुल गांधी पे तो किया, लेकिन संबित पात्रा शायद ये बात भूल गए कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे या बाकी के प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, एसडी देवेगौड़ा रहे हो, इंद्र कुमार गुजराल रहे हो, वीपी सिंह रहे हो, चंद्रशेखर रहे हो, राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी, ये तमाम प्रधानमंत्री को लेकर भी वो सवाल उठाते हैं। कई बार तो वो मनमोहन सिंह को भी सवाल उठाते हैं। तो क्या ये कहेंगे कि उन्होंने भी जो है पसीना और मेहनत की, इसी वजह से वो प्रधानमंत्री बने? नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि 2 बजे देखिए एमसीडी चुनाव पर हमारी खास पेशकश, दिल्ली के दिल में क्या है। तो एक तरफ संबित पात्रा राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं, तो पलटवार राहुल गांधी की ओर से भी किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने आदिवासी के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ
जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है। ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहे कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन आफताब का शैतानी दिमाग पुलिस को भी लगातार गुमराह कर रहा है। बहरहाल पुलिस ने जांच अब शुरू कर दी है और अलग अलग एंगल से इसकी जांच हो रही है कि कहीं आरोपी आफताब ने उसकी हत्या की साजिश तो नहीं रची थी। श्रद्धा वालकर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक एक पुख्ता सबूत नहीं लगा है। इसका सबूत है ये तस्वीरें। महाराष्ट्र पहुंचकर दिल्ली पुलिस भायंदर की इस खाड़ी में से आफताब पूनावाला के खिलाफ सबूत खोज रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सबूत के लिए दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब का पानी खाली कराने की सोची थी, पर वो प्लान बाद में कैंसिल करना पड़ा। क्या भायंदर की इस विशाल खाड़ी में से पुलिस के हाथ कुछ लग पाएगा या गुरुवार को लगा, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश में हिमाचल और उत्तराखंड भी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस जो है पिछले 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है भायंदर की खाड़ी में। और जैसा कि हमें सूत्रों द्वारा पता चला है कि आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल और कुछ अहम सुराग जो हैं वो यहाँ पर मिटाने की कोशिश की थी, उन्हें इस खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश अब दोनों टीमें जो है मिलकर कर रही हैं। इस सर्च ऑपरेशन को करने के लिए स्थानिक मछुआरों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने 2 टीमें यहाँ पर बनाई हैं, दोनों अलग अलग जगह पर इसकी तलाश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए 1 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आफताब के मेहरौली स्थित फ्लैट में से 5 चाकू बरामद किए हैं, जिनकी लंबाई 5 से 6 इंच है और धार काफी तेज है। ये किचन वाले चाकू जैसे नहीं लग रहे। अब इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आरोपी आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने के लिए इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े हुए, पर इस केस में पुलिस अब तक एक भी हथियार बरामद नहीं कर पाई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। कई सारे ऐसे लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए हैं जो श्रद्धा को और आफताब को करीब से जानते थे, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ अगर हम कहें तो ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि हाँ ये सबूत काफी है। आफताब की निशानदेही पर पुलिस को दिल्ली में एक जबड़ा और एक टूटा हुआ दांत मिला है। अगर ये श्रद्धा का निकला तो पुलिस के पास आरोपी आफताब के खिलाफ एक अहम सबूत हो जाएगा। वसई के डेंटिस्ट डॉक्टर ईशान मोटा के पास श्रद्धा 2-3 बार रूट कैनाल के लिए गई थी। उस समय उसके साथ आफताब भी था। दिल्ली पुलिस इनके पास से श्रद्धा का मेडिकल रिकॉर्ड ले आई है। अराउंड 2 से 3 बार आफताब भी आया हुआ था यहाँ पे। बाकी टाइम वो अकेले आई है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के रिलेटेड ही हम लोग बात करते थे हमेशा। इसके अलावा और कुछ पर्सनल बात कभी भी कुछ हुई नहीं है। सर, यहाँ आकर क्या पुलिस ने आपसे इस बारे में कोई पूछताछ की है, दिल्ली पुलिस या वसई पुलिस ने? जो भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स थे उनके, वो सारे मैंने पुलिस के साथ शेयर किए हैं। दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी श्रद्धा केस की जांच कर रही है कि कहीं आरोपी ने श्रद्धा की हत्या साजिश रच के तो नहीं की, क्योंकि पुलिस को ये पता चला है कि इस साल मार्च-अप्रैल में आफताब और श्रद्धा मुंबई से सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड घूमने के प्लान से ही आए थे। उनका दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। हिमाचल में आफताब को बद्री नाम का शख्स मिला था जो दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला है, और उसके बाद आफताब ने दिल्ली आने का प्लान बना लिया। 8 मई को आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आता है। दोनों पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं। फिर बद्री की मदद से आफताब छतरपुर में किराए पर फ्लैट लेता है।
और फ्लैट ठीक हत्या के 10 दिन पहले ही लिया था। तो यदि उसने फ्लैट ऐसी जगह पर लिया जहां से जंगल, मेहरौली का जंगल और मैदानगढ़ी का तालाब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरी हत्या हीट ऑफ द मोमेंट के तहत कैसे हो सकती है। अब ये भी संभव है कि हीट ऑफ द मोमेंट वाला बयान आफ्ताब का कोर्ट में उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट के नतीजे सामने आएंगे। मंगलवार को पुलिस को आफ्ताब पूनावाला की 2 दिन की रिमांड मिली थी। 2 दिन निकल गए हैं, 2 दिन बाकी है। अब पुलिस आरोपी की रिमांड नहीं ले पाएगी। पुलिस को सबूत ढूंढने में तेजी दिखानी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट शुक्रवार को भी जारी रहेगा। इसके बाद आरोपी का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, जो पुलिस के मुताबिक जुडिशियल कस्टडी में रहने के दौरान भी हो सकता है। मुंबई से रितेश त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा, वरुण सिन्हा और अरविंद ओझा के साथ तेजश्री पुरंदरे।